नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अध्याय 7 की धारा 54 और 55 पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 7 में भूमि और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व का प्रावधान किया गया है। ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसकी धारा 54 पर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर पहले आप अपने बेयर एक्ट ले आइए, क्योंकि हम सारी पढ़ाई बेयर एक्ट से ही करेंगे। अब हम आते हैं धारा 54 पर। धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक का प्रावधान किया गया है। टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड एटसेट्रा। ठीक है, पहले हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझते चलेंगे। समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबंधों और बाड़ों, नदी तल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त भूमि जहाँ कहीं स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो को, और जहाँ तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अंतर्गत या उन पर स्थापित किए जाने का संबंध हो, उनके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथाशक्य उपबंध किए जाने के सिवाय एतद् द्वारा उनमें या उन पर या उनसे संबंधित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से किसी ऐसी संपत्ति पर इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से ठीक पहले विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं समझे जाएंगे। दोस्तों, क्या समझ में आया आपको इस धारा में? देखिए, ये धारा बहुत सरल है। इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये अध्याय जो है भूमि और जो संपत्तियां हैं उनके स्वामित्व के बारे में बता रहा है, और धारा कह रही है कि समस्त भूमि में राज्य का हक। तो ये किस प्रकार की भूमि है जिनमें राज्य का हक होगा, तो इसमें इन्होंने उसका वर्णन किया। समस्त सार्वजनिक मार्गों, देखिए जो सार्वजनिक मार्ग हैं, जो पब्लिक रोड हैं, उन पे किसी प्राइवेट पर्सन का तो हक होता नहीं है, राइट। मतलब जो पब्लिक रोड हैं, आप ये तो कह नहीं सकते कि आप उनके मालिक हैं। पब्लिक रोड तो पब्लिक की होती है, सरकार की होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे ही गलियां, पथ, सेतु, जो ब्रिजेस हैं, जो लेन्स हैं, ये सब किसकी हैं? सरकार की हैं। खाइयां हैं, उन पर या उनके बगल में तटबंध हैं, बाढ़ हैं, नदी तल हैं, झरने हैं, नाले हैं, झील हैं, तालाब हैं, ये सब सरकार के ही तो है। और पोखर हैं, समस्त नहरें और जलमार्ग और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त भूमि जहाँ कहीं भी स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो। अगर ये सब चीज़ें जैसे नदी हैं, झरने हैं, तालाब हैं, सार्वजनिक मार्ग हैं जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है, तो ये किसकी संपत्ति होगी? राज्य सरकार की। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस धारा में। कुछ स्टूडेंट्स इस अध्याय को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि ये अध्याय 7, 8, 9 ये बड़े टिपिकल हैं, और मेरी समझ से ये सबसे ज़्यादा सरल हैं। देखिए, धारा 54 में ये कह रहे हैं कि समस्त भूमि में राज्य का हक। ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, और जैसे सार्वजनिक है, सार्वजनिक मार्ग हैं, गलियां हैं, सेतु हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, झील हैं, झरने हैं, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है, तो ये राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। ये बात कह रहे हैं इसमें। आगे कह रहे हैं, परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से किसी ऐसी संपत्ति पर इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से ठीक पहले विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं समझे जाएंगे। इसमें इसका मतलब यह है कि जब ये संहिता प्रवृत्त हुई, उससे ठीक पहले जो किसी व्यक्ति के अधिकार थे किसी संपत्ति में, वो प्रभावित नहीं होंगे इस संहिता से। इतनी सी बात कह रहे हैं।
आगे हम आते हैं अगली धारा पर, धारा 55 पर। धारा 55 माइंस एंड मिनरल्स के बारे में प्रावधान कर रही है, खान और खनिज। पहले इसको हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको भी समझ लेंगे। इसमें कह रहे हैं कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने, उसमें काम करने, उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा शासित होगा। यानी कि इस संहिता में कोई बात लिखी हुई है, उसके होते हुए भी जो कोई खान है, माइन है, उसको संचालित करने, उसमें काम करने, उसमें खनिज पदार्थों का उत्खनन करने के अधिकार जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1947 है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, उसके द्वारा रेगुलेट होगा। भाई जब खान के लिए, खनिज के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है तो उसी से तो रेगुलेट होगा ना। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है किसी खान या खनिज की कार्यप्रणाली या उसके उत्खनन से संबंधित प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को क्रियाशील, इस संहिता द्वारा निश्चित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा उपर्युक्त पट्टा के निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे किराए के संदाय पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक को प्रवृत्त था बना रहेगा। मतलब यह है कि किसी कोई खान है या कोई खनिज की कार्यप्रणाली है, जैसे खनिज का उत्खनन हो रहा है, तो इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को, ठीक है, जो क्रियाशील इस संहिता द्वारा निश्चित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा उपर्युक्त पट्टा के निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे किराए के संदाय पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ के दिनांक को प्रवृत्त था बना रहेगा। संक्षेप में आप ये समझिए कि इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को अगर कोई खान, खनिज की कार्यप्रणाली या खनिज के उत्खनन से संबंधित प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कोई कब्जा था, तो भले ही वह अधिनियम निश्चित कर दिया गया है इस संहिता के द्वारा, मतलब भले ही इस संहिता के द्वारा किसी अधिनियम के अधीन वह निश्चित कर दिया गया है, वह पट्टा बना रहेगा। उसके लिए ऐसा किराया देना होगा जो कि संहिता के प्रारंभ के दिनांक को प्रवृत्त था। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया करके इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए, फिर मैं और सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। एवरी लेसी ऑफ बिल्डिंग और लैंड लीज्ड और डीम्ड टू हैव बीन लीज्ड आउट by the state government under any of the enactments repealed by this code, यानी कि एवरी लेसी ऑफ बिल्डिंग और लैंड, ठीक, किसी भी भवन या भूमि का पट्टेदार, लीज्ड और डीम्ड टू हैव बीन लीज्ड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर एनी ऑफ द इनैक्टमेंट्स रिपील्ड बाय दिस कोड, यानी कि इस कोड द्वारा रिपील किया गया है अंडर एनी ऑफ द इनैक्टमेंट्स फॉर द पर्पजेज कनेक्टेड विद द, अब ये पर्पज बता रहे हैं किस किस पर्पज से काम कर रहा होगा वो, द वर्किंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी माइन और मिनरल एंड ऑपरेटिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज एफोरसेड, ठीक है, कंटिन्यू टू रिटेन पोजेशन देयर ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ सच रेंट एज वाज इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, यानी कि हर पट्टाधृत या पट्टाधृत समझेगा किसी भवन या भूमि का प्रत्येक पट्टेदार जिसके पास कब्जा है, वो उसी पट्टे के जो शर्तें हैं उसके अधीन रहते हुए जो किराया दिया जाता है उस किराए को देगा और उसका पट्टा बना रहेगा, भले ही इस संहिता द्वारा निश्चित किसी अधिनियम के अधीन उसे पट्टा प्राप्त था। ठीक है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको धारा 54 और 55 समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा हो तो कृपया आप वीडियो को पुनः रिवाइंड करके सुनिएगा इस और बेयर एक्ट को सामने रखिएगा।
तो आपको ये धाराएं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।